नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी से महेश तपासे, जो कि एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं महाराष्ट्र से। और जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र एक कृषि कृषि जो है वो एक स्टेट के रूप में जाना जाता है, जहां बहुत ही अच्छी तादाद में खेती होती है। ऐसे में हमारे साथ वो चर्चा में जुड़े हैं फार्म बिल को लेकर के, किसानों के हाल ही में जो फार्म बिल को लेकर के जो एग्रेशन आया है, जो 2020 का फार्म बिल है, जो कि पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में फाइनली जिसे हरी झंडी दे दी गई है वॉइस वोट से। और ऐसे में ये फार्म बिल क्यों इतना ज्यादा चर्चा में आया है और क्यों ये एग्रेशन किसानों का सड़कों पे आ चुका है, तो हमारे साथ जुड़े हैं एनसीपी से महेश तपासे जी। वेलकम टू पॉलिटिकल दावपेच सर। सर नमस्कार। नमस्ते गौरव जी। सर मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप ये जानते हैं, ये जो एग्रीकल्चर को लेकर के, किसानों को लेकर के जो एक बिल पास हुआ है, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी रहेगा और एक तरफ किसानों का एग्रेशन है। तो सर क्या है ये, संक्षिप्त में प्लीज हमें बताइए। तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में अगर कोई चीज को कॉमन सेंस बोलेंगे तो उस देश के हर आदमी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है और किसान अपना फायदा, अपना नुकसान बहुत ही बेहतर समझता है। अगर इस देश के, विशेष करके उत्तर भारत के किसान, जहां गेहूं की फसल बहुत ज्यादा पैमाने पे होती है, उस प्रकार से आज हड़ताल पे जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आज दिल्ली में ट्रैक्टर कहीं पे जलाया गया। इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन अगर इस देश का किसान कर रहा है, इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट और साफ है कि किसान इस बिल से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। किसान के मन में ये एक डाउट क्रिएट हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार किसानों का हक का सौदा इस देश के पूंजीपतियों के साथ तो नहीं कर रही। ये एक डाउट किसानों के मन में आया है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे पूरे हिंदुस्तान में किसान आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जिस परिस्थिति में ये बिल पास हुआ, वो परिस्थिति आप देखिए कि राज्यसभा में पूरा विपक्ष इस बिल के ऊपर चर्चा मांग रहा था। इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, ये मांग विपक्ष की थी। उसी समय विपक्ष के लोगों को निष्कासित करके, निलंबन करके, उस बिल को पास करके लोकशाही की हत्या करने का काम ये देश की हुकूमत ने किया है। तो सर इसी पे अगला सवाल बनता है। ऑब्वियसली एग्रेशन आप जानते हैं, इधर से हम कह रहे हैं कोविड रोको, अब इधर से हो रहा है रेल रोको और देश रोको, ऐसा कि कहा जा रहा है और दिखा भी जा रहा है सड़कों पे, आप बिल्कुल बकायदा देख सकते हैं। सर ऐसे में एक जो टेक्निकल टर्म है जिसे यूज किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका कहते हैं कि एक तरीके से खंडन हो गया है, खत्म कर दिया गया उसे। पहले 6% तक किसानों तक उसका लाभ पहुंचता था, अब उससे भी उन्हें एकदम वंचित कर दिया गया है। अब उद्योगपति तय करेंगे कि क्या नेगोशिएशन होगा। क्या है सर इसका खुलासा, क्योंकि महाराष्ट्र के संदर्भ में प्लीज बताइए। देखिए, महाराष्ट्र, ये तो सेंट्रल का एक एक्ट है और ये सेंट्रल के एक्ट को महाराष्ट्र में लागू नहीं हो, इसके लिए हमारी मंत्रिमंडल जो भी संवैधानिक और लीगल फ्रेमवर्क के तहत सारी जानकारी ले रही है। लेकिन इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर एमएसपी का सामान्य रूप से उल्लेख भी नहीं है। पहले सरकार, चाहे वो कपासी हो चाहे गेहूं हो, उसकी एमएसपी तय करती थी। किसान को पता होता था कि जब मेरी फसल काटने पे आएगी तो मुझे मेरी फसल का इतना इतना मुआवजा मिलेगा। आज किसान को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि एक्ट में कुछ नहीं है। सरकार की प्रोक्योरमेंट, एफसीआई की प्रोक्योरमेंट क्या रेट में होगी, भविष्य में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, इसकी भी जानकारी नहीं है। या फूड कॉर्पोरेशन का नाम बदली करके किसी पूंजीपति कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो नहीं होगा, ये भी भय आज लोगों के मन में उनको सता रहा है। क्योंकि एमएसपी के बारे में सिर्फ बातें हो रही है, ट्वीट के माध्यम से बात की जा रही है और रेडियो के माध्यम से बात की जा रही है, लेकिन जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके अंदर एमएसपी को संरक्षण देने का काम, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के माध्यम से संरक्षण देने का काम वो इस बिल में नहीं है। तो पूंजीपति जब अभी साल 2 साल तो नहीं, लेकिन आने वाले इमीडिएटली कुछ 1-2-3 सालों के बाद
जब ये एक्ट लोगों में घुस जाएगा और लोग जब प्राइवेट मंडी में जाना चालू करेंगे तो पूंजीपति अपना असली रूप दिखाएंगे। तो सर जैसे कि आपने कहा पूंजीपतियों का असली रूप आगे जाकर के दिख सकता है क्योंकि ये बिल उनके फेवर में जा रहा है। सर अब मैं आता हूं मंडीज पे, जो कि मंडीज ही एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर था पहले, इस बिल से पहले, जो कि जहां पे सब रेट्स वगैरह तय होते थे। जैसा कि आपने भी बोला 3.5% का एपीएमसी, और उसको सर देखते हुए अब ये स्टेट्स के लिए भी एक तरीके से जीरो बेनिफिट पे चला गया है, जो कि वहां पे एक रेट तय होता था, अब उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। और क्या आपको ये लगता है कि डायरेक्टली फार्मर्स, महाराष्ट्र के फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स अमूमन इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो खेती में अपने ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, जो कि वो एक कृषि प्रधान जो देश है, जो स्टेट है, जिसे महाराष्ट्र भी कह सकते हैं, जिसे वन ऑफ द स्टेट्स है हिंदुस्तान का, वो माना जाता है। तो सर ऐसे में क्या जो किसान है वो नेगोशिएट कर पाएंगे उन रिटेलर से? क्या वो सक्षम है? क्या उनकी ट्रेनिंग जितनी होती है सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से? देखिए गौरव जी, पहली तो बात यह है कि एवरेज जो किसान है वो अल्प भूधारक किसान है। हिंदुस्तान का जो एवरेज किसान है ये लगभग 2 हेक्टेयर से कम की खेती रखने वाला या लैंड होल्डिंग वाला किसान है। अब वो तो जायज रूप से किसी बड़े पूंजीपति के पास, चाहे वो रिलायंस हो या अडानी हो, इन लोगों के साथ जाके खुद बात करेगा नहीं। और इनके जो परचेज ऑफिसर होंगे वो कोई ना कोई परचेजिंग अथॉरिटी या कोई मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट करके उसके माध्यम से बल्क परचेजिंग करने की कोशिश करेंगे। अब जब ये बल्क परचेजिंग होगी तो रेट्स, जैसे अगर आपने देखा होगा तो फ्यूचर मार्केट या कमोडिटी मार्केट जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर मार्केट फ्यूचर करके एक प्रकार होता है। आने वाले 30 तारीख को गेहूं का भाव क्या होगा, या नेचुरल गैस का रेट क्या होगा, या गोल्ड का रेट क्या होगा, या चांदी का रेट क्या होगा, कॉपर का, निकल का क्या रेट होगा, ये फ्यूचर मार्केट पे बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, वो तय करते हैं। और उस प्रकार से उस कमोडिटी मार्केट में से उस लॉट को परचेज करते हैं और भाव बढ़ने के बाद बेच देते हैं। इस प्रकार से जब पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था कमोडिटी मार्केट में शिफ्ट होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का संरक्षण हमारे देश के किसानों को होगा। दूसरी बात ऐसी है कि आज अगर आपने तय किया, समझो 25 रुपए किलो पे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपने तय किया, अगले साल किसी कारणवश 25 का 50 रुपए उस कमोडिटी हो जाती है, तो क्या एडिशनल 25 रुपए मेरे किसान भाई को मिलेंगे क्या? ये मेरा प्रश्न है। अगर 25 रुपए का 12 रुपया हो गया किसी कारणवश, तो पूंजीपति बोलेगा भाई मार्केट का रेट 12 रुपए में 12 रुपए दूंगा, देना है तो नहीं तो मत दो। तो 12 रुपए का घाटा ये कौन भर के देगा? पहले के समय अगर मार्केट क्रैश होती थी तो एमएसपी के माध्यम से हमारे देश के किसानों को घाटा होने के बावजूद भी सरकार एमएसपी के रेट से प्रोक्योरमेंट करती थी, परचेज करती थी। अब वो घाटा कौन सहन करेगा? और दूसरी बात यह है कि आपने एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट को चेंज कर दिया। जहां प्याज की बात है, प्याज, आलू, ऑयल सीड, ये सारी चीजें आपने एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिए। इसका मतलब ये है कि पहले जो निर्बंध होते थे, स्टोरेज के ऊपर निर्बंध होते थे, मोबिलाइजेशन के ऊपर निर्बंध होते थे, वो सारे आपने निर्बंध हटा दिए। अब अगर ये देश का कोई बड़ा पूंजीपति बहुत बड़े गोडाउन में स्टोरेज करेगा स्टोरेज करेगा स्टोरेज करेगा और मार्केट में प्रोडक्ट आने ही नहीं देगा, या बहुत ही स्लो मात्रा में जब अगर प्रोडक्ट आने देगा, तो आप सोच सकते हैं कि उस चीज जो 5 रुपए किलो की चीज है वो कैसे 50 रुपए किलो की हो जाएगी। तो इस निर्बंध को, जो ईसी एक्ट का प्रावधान था, उस निर्बंध को हटाया गया है ताकि जो ट्रेडर्स है खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग कर सके। सर मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि लोग ये लोगों का भी प्रश्न है, इस प्रश्न में ये आता है सर, एक तरफ वो कहते हैं कि देश को उन्नति की ओर जाने की बात हो रही है, जहां पे ग्लोबल वर्ल्ड लाया जा रहा है, साथ में इंडिया का बाहर बहुत नाम हो रहा है। अब जो है एक्सपोर्ट, जो हमारे जो खेती के प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम जो है उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, ऐसा माना जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के आने से। तो सर ऐसे में क्या लगता है कि ये बिल, जो आपको क्या लगता है, आपके सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल
क्यों ऐसी किसानों की क्या रोक ऐसी लगा रहा है कि एक तरफ प्रगतिशील हम देश की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में ही इस प्रगति का नाश करने के लिए अब रेल रुक रही है और देश रुक रहा है इस बिल को संदर्भ में। तो किस तरीके से आप इसको एनालिसिस देखते हैं? क्या ये हमारी जो केंद्र सरकार है जिसके नेतृत्व में ये बिल जो है लागू हुआ है, क्या उसकी जो ये जो आकांक्षाएं या फिर जो हम लोगों को एक तरीके से दिखा रहे हैं, एक तरीके से दूरदर्शी बना रहे हैं, देखो लोग जो है वो हमारा देश बाहर की तरफ ग्लोबलाइज वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, तो क्या ये लग रहा है कि ये कोई एक तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने की बात है? ये मैं जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का मसला है जी, ये बिल आने के पहले भी भारत जो है, भारत से चावल बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता था जी, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़े पैमाने पे भारत से एक्सपोर्ट होते थे। हमारे रत्नागिरी का हापुस आंबा एक्सपोर्ट होता है, मछली एक्सपोर्ट होती है, गेहूं यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो बिल की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा ये कहना मतलब लोगों से सरासर झूठ बोलना है। हमारे देश के किसानों ने अधिकतर मेहनत करके ज्यादा प्रोडक्शन किया और हमारी रिक्वायरमेंट से जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो पहले बफर स्टॉक किया जाता है, क्योंकि अगर किसी साल सूखा पड़ गया और उस साल खेती नहीं हुई, खेती से कुछ उपज नहीं आई, तो बफर स्टॉक के माध्यम से, रेशनिंग के माध्यम से लोगों तक एक किफायतदार कीमत के अंदर अनाज पहुंचाने की ये सरकार की पुरानी योजना है। लेकिन अगर सरकार के पास या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बफर स्टॉक चावल का नहीं होगा, गेहूं का नहीं होगा और कल सूखा पड़ गया, तो मुझे एक प्रश्न देश के हमारे बड़े जो नेता हैं, कृषि मंत्री, उनसे पूछना है कि जब आपके पास आपके एफसीआई के गोडाउन में बफर स्टॉक नहीं होगा और जब सूखा पड़ जाएगा या कोई अनैसर्गिक घटना घटेगी, तो आप किस प्रकार से हमारे लोगों को ये फूड ग्रेन्स पहुंचाएंगे और प्राइस को नियंत्रित रखेंगे? इसका कोई भी स्पष्टीकरण गंगवार जी, जो मेरे ख्याल से कृषि मंत्री, वो नहीं दे पाए। सर इसमें मैं सेशन को नैरो डाउन करूंगा, आपने भी दूसरे सेशन में जाना है सर। बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिकली मेरा महाराष्ट्र को लेके प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे खेती काफी हद तक होती है। और सर इसमें इसके संदर्भ में पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जो सरकार है, ऑब्वियसली इधर जो सरकार अभी हमें दिख रही है, नो डाउट एक मिलीजुली सरकार दिख रही है जिसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है। तो ऐसे में सर तीनों मिलके कैसे इसको घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल का इंपैक्ट महाराष्ट्र पे स्पेसिफिकली ना पड़े? सर ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर सरकार की जो परचेजिंग है उसका अधिकार तो सरकार के पास रहने वाला है। जैसे कॉटन परचेजिंग का हमारा बोर्ड है, वो हमारे पास जरूर होगा, लेकिन एफसीआई की जो परचेजिंग महाराष्ट्र स्टेट से होती थी, अब उसके बारे में सरकार के पास क्या प्रावधान है वो नए से हमको निर्माण करने पड़ेंगे। पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समस्त भारत में जहां जहां पे आपकी धान की उपज है वहां से वो प्रोक्योरमेंट करती थी। अब शायद उसके अंदर कुछ बदलाव लेके शायद या कोई स्टेट की कोई बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी या कोई नोडल एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी जो किसानों को एमएसपी दे और करे। क्योंकि इसके अंदर देखिए, जब प्राइस गिरती है तो बहुत हजारों करोड़ का घाटा भी सरकार को होता है, लेकिन हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं, हम कोई प्रॉफिट के लिए सरकार नहीं चला रहे ना। मतलब जो भारत की घटना है वो प्रॉफिट के लिए सरकार चलाने के लिए है नहीं। जो डूबा हुआ आदमी है, जो लास्ट तबके का आदमी है, उसको सरकार किस प्रकार से आधार दे, ये भारत की मूल घटना का उद्देश्य है। और जो मुझे लगता है कि ये सरकार भूल चुकी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था से निकलकर अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जो मन में डाउट है वो यही है कि जो हमारे देश का किसान है, जो वर्कर और लेबरर है, उसके हित का संरक्षण ये मोदी सरकार नहीं कर पा रही, ये हमारा दावा है। तो सर कैसे आप इस चीज की मैं जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपकी पार्टी लेवल बैठक भी हो चुकी होगी इस पे, तो सर कैसे आप घेराव करने का सोच रहे हैं कि मैक्सिमम की कम से कम इंपैक्ट महाराष्ट्र पे पड़े? देखिए, इतवार के दिन राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मोहर लगाकर इसको कानून बना दिया है जी। उस कानून को ना लागू करने के लिए या महाराष्ट्र में अपने किसानों के हित का संरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ लेवल पे बातचीत चालू है। उसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और सभी दलों के नेता जो इस बिल के खिलाफ है, उनके बीच चर्चा
और परामर्श चालू है, और उस माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के किसानों को क्या हम बेनिफिट दे पाएंगे, किस प्रकार से उनके हितों का संरक्षण कर पाएंगे, कौन से प्रकार का नया कानून हमको लाना पड़ेगा, या तो कोई ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करके प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी क्या, उस ऑटोनोमस बॉडी को केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का फाइनेंशियल एड या सब्सिडी मिलेगी क्या। ये बहुत सारे पहलुओं पे हमारी चर्चा चालू है और जल्द ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक जस्ट वन लाइनर, क्योंकि एनसीपी को माना गया है कि महाराष्ट्र के रूट लेवल पे काम करती है वो, एनसीपी और किसानों के साथ काफी हद तक जो है वो जुड़ी हुई रहती है, ऐसा एनसीपी के बारे में जो है ऐसा जो है उसकी वो एक रूपरेखा है। तो सर ऐसे में स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपका जो इस बिल को लेकर के क्या और पार्टी के संदर्भ में आपका जो है वो एग्रेशन और आपकी सहमति किस हिसाब से ज्यादा है, या पूरी की पूरी शिवसेना भी और कांग्रेस भी इसमें पूरा का पूरा मिलजुल के आप लोगों का साथ दे रही है? देखिए, इस बिल के विरोध में महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तो है ही है, लेकिन एनडीए के बहुत सारे घटक पक्ष जो है उन्होंने भी इस बिल के विरोध किया है। मोदी जी के सरकार में शिरोमणि अकाली दल एक बहुत बड़ा उनका घटक पक्ष है, जो लगभग 20-22 सालों से बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है। राज्य में भी उनकी सरकार थी, मतलब पंजाब राज्य में उनकी सरकार थी। केंद्र में शिरोमणि अकाली दल के एक मंत्री थे जिन्होंने मानसून के सत्र में ही अपना इस्तीफा दिया, और कल शिरोमणि अकाली दल के बादल और परिवार ने उस पूरे एनडीए से बाहर निकलने का बहुत बड़ा फैसला लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनके प्रदेश के और देश के किसानों का हित का संरक्षण करने में मोदी जी की सरकार असमर्थ रही। इस बात की पूरी जानकारी होने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद बादल परिवार ने ये प्रकार का निर्णय लिया और शिरोमणि अकाली दल बाहर पड़ा। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम अपना काम कर रहे हैं उसी प्रकार से और अन्य पार्टियां भी इस बिल का विरोध करते हुए अपनी भूमिका रख रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एनसीपी से महेश तपासे, जो जिनका कहना है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में पूरी तैयारी कर रही है कि इस जो फार्मर्स के लिए बिल है, जो किसानों के लिए बिल है, इसको किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये बिल में काफी ज्यादा खामियां हैं। ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से।